Hello student and welcome to the 43rd lecture for class 9th mathematics foster. Myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy and जैसा कि आपको पता है कि लास्ट फ्यू क्लासेस से हम ट्रायंगल्स ख़त्म करें और आज होपफुली हम लास्ट एक्सरसाइज ट्रायंगल की करेंगे। 4 एक्सरसाइज थी और सारे क्वेश्चंस प्रूविंग वाले थे, तो इसलिए इसमें टाइम तो लगेगा ही ताकि हम इजी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकें इन चैप्टर्स की। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम क्लास शेड्यूल कर लेते हैं। 7.4 एक्सरसाइज जो है, तो एक्सरसाइज 7.4 जो है उसका बेसिस इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्रायंगल है ना। वो इनइक्वालिटी मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा सा कंसेप्चुअली ज़्यादा उसमें बेसिक्स लगते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, शो दैट राइट एंगल ट्रायंगल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक बार रिकैप कर लेते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक ट्रायंगल है उसके अंदर जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, वो लॉन्गेस्ट एंगल के अपोजिट होती है। सपोज करो कि ये एंगल इस पूरे ट्रायंगल में सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट एंगल है, ए इज़ ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है ना, ए इज़ ए ग्रेटेस्ट एंगल। तो ए के अपोजिट वाली साइड जो होगी ना वो सबसे बड़ी होगी, यानी ये सबसे बड़ी साइड होगी। और अगर जो सबसे छोटा एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होगी ना वो सबसे छोटी होगी। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज बड़ी साइड क्यों होती है वो देखते हैं। जैसे कि अगर एक अपन राइट एंगल ट्रायंगल बनाए ऐसे, ये हमने 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, ठीक है। और ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी हुआ और ये 90 डिग्री है। अब मुझे बताओ कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री तो बाकी दो का सम 90 डिग्री होगा, है ना। यानी एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा होगा एंड एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री से बड़े हुए, अगर एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री से बड़े हुए तो जाहिर सी बात है एंगल सम प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए 90 डिग्री हो रहा है तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आएगा, 90 डिग्री। यानी इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है और एंगल ए अकेला 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल ए क्या है, एंगल ए इज ग्रेटेस्ट एंगल या बिगेस्ट एंगल इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। यानी 90 डिग्री वाला सबसे बड़ा एंगल होता है राइट एंगल के अंदर। तो ये चीज़ ऐसे हमने कंफर्म करी। और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। और जो सबसे बड़ा एंगल है वो क्या है, एंगल ए। तो सबसे बड़े एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी, वो बी सी इज द हाइपोटेन्यूज। बी सी इज द हाइपोटेन्यूज इज द स्ट्रॉन्ग ग्रेटेस्ट साइड, है ना, या लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। बहुत सिंपल है भाई, सबसे बड़ा एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, बस यही है। और बस ये प्रूव करना था हमें। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट प्रूफ होगा, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1। और इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस एक्सरसाइज के आपको ये समझना है कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फिगर 7.48 दिख रहा है, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल पी बी सी एंगल क्यू सी बी से छोटा है। देखो एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये इससे क्यू सी बी से छोटा है। तो अगर आप सपोज करो कि आप अज्यूम कर लो, सपोज करो कि ये 40 डिग्री है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, सपोज करो, है ना। बहुत आराम से समझना है इस चीज़ को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं समझ में आया 10 बार आप रिवाइंड करके देख लो। देखो एंगल क्यू सी भी बड़ा बता रहा है ना, तो हमने इसको 60 डिग्री मान लिया और इसको 40 डिग्री मान लिया। तो अब मुझे ये बताओ कि एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा। अगर एंगल पी बी सी कितना है, 40 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी कितना आ रहा है, 180 डिग्री। ये तो लीनियर पेयर से आ जाएगा, है ना। तो ये सब रफ में करना है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंगल ए बी सी 40 डिग्री है तो एंगल पी बी सी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180 माइनस 40, है ना। ए बी सी को उधर ले जाओगे तो एंगल पी बी सी कितना आ रहा है, एंगल पी बी सी आ रहा है 140 डिग्री, ठीक है। और सेम कंसेप्ट पे, अब सेम कंसेप्ट पे हमें क्या करना है, इसका लगाना है एंगल ए सी बी का प्लस एंगल क्यू सी बी का। ये 180 डिग्री है तो क्यू सी बी आपका कितना है, 60 डिग्री। तो 60 उधर जाएगा तो 180 माइनस 60 आएगा। तो एंगल ए सी बी कितना आ रहा है, 180 माइनस 60 डेट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब आप नोटिस करो कि कंपेयर करो कि ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को कंपेयर करो तो इन दोनों एंगल में कौन बड़ा आ रहा है। अगर एंगल पी बी सी क्यू सी बी से छोटा है तो एंगल ए पी बी सी जो है, एक सेकेंड, पी बी सी नहीं, ए बी सी, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है। पी बी सी तो
हमारा गिवन है ना 40 डिग्री, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो ये एंगल ए बी सी आएगा और ये भी एंगल ए बी सी आएगा, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पर नोटिस करें कि अगर पी बी सी एंगल क्यू सी बी जो छोटा है वो कैसे, वो हमने माना है कि ये 40 और 60 है, अज्यूम किया, तो एंगल ए बी सी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी बी। क्यों? क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 140 आ रही है और ए सी बी की वैल्यू 120 डिग्री आ रही है। बात समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को, ये अगर ऐसा है तो इसी चीज़ को अगर आपने ये मैथमेटिकली प्रूव किया है तो इसको एल्जेब्रिकली लिखना भी बहुत आसान है। यानी आप ऐसे एग्जाम में कैसे लिखोगे, इफ पी बी सी is less than angle QCB, then this implies that angle ABC is greater than angle ACB। अब साथ में रीजन लिख सकते हो कि लीनियर पेयर एंगल सम इज 180 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। चाहो तो अगर आप चाहो तो ये प्रूव ये भी दे सकते हो, इसको अज्यूम कर लो ये 40 और 60 और फिर आप निकाल लो। बात समझ रहे? यानी ये अगर छोटा है और ये बड़ा है, बात समझ रहे हैं आप, बहुत आराम से समझना, ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट ये वाला एंगल फिर बड़ा आएगा और ये एंगल छोटा आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर में 180 से माइनस हो जाता है ना, तो जब कम माइनस होगा 180 में से तो ज़्यादा चीज़ आएगी। तो जो चीज़ छोटी है वो जो छोटी चीज़ अगर 180 से माइनस होगी तो बड़ी चीज़ आएगी, तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा आएगा। अब अगर एंगल ए बी सी बड़ा आ रहा है एंगल ए सी बी से, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी सी के अपोजिट जो साइड है, ए बी सी के अपोजिट जो साइड है, ए बी सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ये देख रही है, ये ए बी सी, ये रहा बी, इसके अपोजिट ए सी है, वो बड़ी होगी किस साइड से, जो ए सी बी के है। तो ए सी बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी, तो ए बी से बड़ी होगी। यही प्रूव करना था, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक है ना। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम प्रूव कर चुके हैं, पहले ये थ्योरम देख चुके हैं कि ए सी बी, अगर ए बी सी बड़ा है ए सी बी से तो साइड ए सी बड़ी हो जाएगी साइड ए बी से, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपली प्रूफ हो गया है। नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वापस से पॉज करके रिवाइंड करें। आई होप सो ये क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो हमने भी प्रूव किया है कि एंगल पी बी सी क्यू सी बी से छोटा है ना, तो इसका मतलब ये है कि एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी से बड़ा हो जाएगा, जो उसका अपोजिट लीनियर पेयर है ना वो बड़ा हो जाएगा। बस ये समझना, वो मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया आपको रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। वो आप अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार पॉज करके रिवाइंड कर लिया करें, तो उससे क्या होता है ना कि एक बार दोबारा सुन लेंगे तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमारा 30 मिनट्स का लेक्चर है, 30-35 मिनट्स का लेक्चर होता है। तो हम वैसे तो ये एज्यूम करते हैं कि 30-35 मिनट्स का लेक्चर आप 1 आवर तक देखो, है ना। क्यों? क्योंकि क्लास का लेक्चर हमारे 1 आवर के होते हैं, लेकिन मैं कंटिन्यूस बोलता रहता हूँ तो आपको टाइम मिलना चाहिए समझने के लिए, तो आप पॉज करोगे, रिवाइंड करोगे। इसलिए हमने 60 मिनट्स का लेक्चर 30 मिनट्स में किया है। जो टाइम स्लॉट हमें अवेलेबल है आरजी की तरफ से वो 30 मिनट्स का ही है, ताकि स्टूडेंट पे लोड नहीं है कि अगर 60 मिनट्स का लेक्चर अपलोड कर दिया तो उसको 2 घंटे लग जाएंगे समझने के लिए। तो 30 मिनट्स का लेक्चर क्या होता है कि मोर देन इनफ है, उसको आप 1 घंटे में आराम से समझ सकते हो। तो 1 घंटे में का मतलब ये नहीं कि आप 30 मिनट्स को फटाफट बढ़ा के देख लिया, नहीं, उसको 10 बार रिकैप करो, पॉज करो। जैसे क्लास के अंदर होता है ना, मैंने एक क्वेश्चन लिखा तो आप 10 बार हाथ ऊंचा करके पूछते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी इन्वॉल्व होती हैं। एनीवेज, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। फिगर देखें 7.49 ये फिगर है। इसके अंदर कह रहा है कि एंगल बी जो है एंगल ए से छोटा है, पहले इसने बोल दिया। तो जो छोटा एंगल, जो बड़ा एंगल है, या जो भी आप समझे, एंगल बी एंगल ए से छोटा है तो बी के अपोजिट वाली साइड छोटी हो जाएगी। तो अगर एंगल बी एंगल ए से छोटा है तो आप ये कह सकते हैं कि सर ओ जो ए बी के अपोजिट वाली साइड है यानी ओ ए, वो छोटी होगी ए के अपोजिट वाली साइड से यानी ओ बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हम पढ़ चुके हैं ना, जब हमने थ्योरी पढ़ी थी ना, याद करो जब हम ट्रायंगल्स की स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ रहे थे तभी मैंने ये बताया था कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज होती है। लास्ट के अंदर जाके जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चन जब स्टार्ट करने से पहले, तो अगर आपको याद नहीं है तो एक बार जाके रिकैप करें, है ना, देख लेते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई नोशन ना रहे। एक बार वो लेक्चर जाके देखें ट्रायंगल इन इनइक्वालिटीज़ का। ये देखिए इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल, दिख रहा है, ये सारी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल सारी चीज़ें देखो अभी भी मार्क्ड है। एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल भी लेके दिखाया था कि किस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखिए, और फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं हूँ आपके लिए, है ना। आप मुझे जूम पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अभी कह रहा है कि एंगल बी और एंगल ए में रिलेशन ये है कि बी छोटा है और ए बड़ा है, तो ए के अपोजिट साइड जो बी ओ है वो बड़ी हो जाएगी, बी के अपोजिट साइड जो ए ओ से है। अब दूसरा रिलेशन ये कह रहा है कि एंगल सी एंगल डी से छोटा है, यानी जो सी है वो डी से छोटा है, तो सी के अपोजिट साइड जो होगी ओ डी, है ना, सी के अपोजिट साइड जो होगी ओ डी वो छोटी हो जाएगी किससे, डी के अपोजिट साइड से, ओ सी से। बहुत सिंपल है भाई, सी छोटा है ना डी से, तो सी के अपोजिट साइड ओ डी,
वो छोटी जाएगी डी के अपोजिट साइड ओ सी से, जो छोटा है उसके अपोजिट साइड छोटी। अब ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई है, इन दोनों को ऐड कर दो। जब हम ऐड करते हैं तो बस ये याद रखना इनइक्वालिटीज के अंदर कि इनइक्वालिटीज का जो साइन है वो सेम तरफ होना चाहिए। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट इसको कहे कि सर मैं इसको ऐसे ऐड कर सकता हूँ क्या कि ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी, ऐसी लिखी हुई इनइक्वालिटी, और फिर मैंने ऐड कर दिया तो ओ ए प्लस ओ सी है ना, ओ बी प्लस ओ डी, तो ये गलत है, ये रॉन्ग एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो आपने लेस देन का साइन बना रखा है, एक तरफ ग्रेटर देन का साइन बना रखा है। तो आप ऐड करो तो आप एक तरफ वाली चीज़ को एक तरफ लिखो और दूसरी तरफ वाले साइन को ध्यान रखते हुए रखो। अभी मैं कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा ओ ए प्लस ओ डी, ठीक है, और इधर से लेस देन आ जाएगा ओ बी प्लस ओ सी। और मान लो कोई स्टूडेंट कहे कि सर मैं ऐसे क्या रिवर्स करके लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता है। यानी अगर इसको मन में है कि मैं ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए लिखूँ, यानी रिवर्स करके, यानी ओ बी, ओ ए लेस देन ओ बी है तो ओ बी बड़ा लिख रहा है ना ओ ए से, और फिर इसको फिर इधर भी नीचे ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी ग्रेटर साइन इधर ही लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो ओ सी इज ग्रेटर देन ओ डी है, इनको भी ऐड करेगा तो क्या आ जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। वही चीज़ आ रही है जो इधर आ रही है, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। अब इन दोनों से क्या है, ओ ए प्लस ओ डी, अब देख लो कितना आ रहा है, ओ ए प्लस ओ डी, तो कितना आ रहा है ए डी, तो यहाँ से ये आया ए डी, ठीक है। और ओ बी प्लस ओ सी, ये कितना आ रहा है बी सी, तो यहाँ से आया बी सी, तो ए डी इज लेस देन बी सी आ रहा है, हैंस प्रूफ्ड। ये प्रूव करना था आपको, ए डी इज लेस देन बी सी। तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी हमारा इजीली प्रूफ हो रहा है। तो ए डी की जो लेंथ है वो बी सी से छोटी आ रही है, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज जो लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों को डिफिकल्ट थोड़ी लगती है, लेकिन मैंने कंसेप्चुअली पूरी कोशिश करी है कि मैं एक एक चीज़ आपको समझा के क्लियर करूँ कि कैसे कैसे होता है। फिर भी अगर कोई डाउट रहते ही हैं, चाहे कितना ही टीचर कोशिश कर ले, स्टूडेंट को कभी कभी डाउट आ ही जाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको यही बता रखा है, प्लीज़ 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 कि वो आपको क्वेरी रेस करनी ही पड़ेगी मेरे सामने, आपको जूम पे पूछना ही पड़ेगा, आपको व्हाट्सअप पे पूछना ही पड़ेगा, आपको कॉल करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके, बाकी इसका वेट मत करिए कि जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब मैं मेहनत कर लूँगा, जब ये लॉकडाउन कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तब मैं मेहनत करूँगा। तब तो गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी होगी, बहुत ख़त्म हो चुकी होगी। हमने तो आधा कोर्स तो ख़त्म ही कर लिया लगभग, ज़्यादा बचा नहीं है हमारे पास। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक तो हम कोर्स ही फिनिश करके बैठ जाएंगे। मान लो सितंबर अक्टूबर और नहीं खुला तो ख़त्म कहानी है आपकी, तो पूरा कोर्स थोड़ी बैठ के करोगे आप उस टाइम। ये जब कोर्स चल रहा होता है ना, उसी टाइम अपने को अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा धीरे धीरे अपन कर लेंगे चीज़ों को। लेकिन जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तब आप ये नहीं कह सकते हो कि अब मैं वापस से शुरू कर लूँगा, तब तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अभी भी टाइम नहीं बिगड़ा है, अभी भी कोई स्टूडेंट अगर लैग कर रहा है तो उसके पास है कि वो मेहनत करके आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर आप मेहनत करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो, तो आप सफ़र करोगे। और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, मैं तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं स्टूडेंट होता, मुझे मिली होती तो पता नहीं क्या होता। मतलब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम घर पे बैठे हुए हैं, आराम से हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं आराम से, स्कूल हमें जाना नहीं है, कोचिंग हमें जाना नहीं है, घर पे बैठे बैठे हमें कहीं कोई थकान नहीं हो रही है। हमें खेलने के लिए भी अच्छा टाइम मिलेगा, हमें टीवी देखने के लिए भी अच्छा टाइम मिलेगा, हमें मोबाइल चलाने के लिए भी अच्छा टाइम मिलेगा, पढ़ने के लिए भी अच्छा टाइम मिलेगा। अब जब स्कूल जाते हैं तो बच्चा सुबह 6 बजे उठता है, 7 बजे स्कूल पहुंचता है, 3 बजे घर आता है, 4 बजे कोचिंग जाता है, 8 बजे वापस घर आता है, फिर डिनर करता है। टाइम कहाँ बचता है उसके पास? ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए टाइम बचता है, ना स्टडी के लिए टाइम बचता है। तो यहाँ पे तो ये ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको तो आप यूटिलाइज़ करो। अपनी जो हॉबीज़ हैं उस पर भी वर्कआउट करो, ठीक है ना, खेलो कूदो भी, और पढ़ाई में भी आप अगर वीक हो तो उसको आगे बढ़ सकते हो, एक अच्छे स्टूडेंट का मुकाबला कर सकते हो अगर आप एवरेज हो तो। अगर नहीं हो तो और अच्छी अपनी जीनियस जो आपका अंदर है, जो एबिलिटी है, जो टैलेंट, उसको आप आगे निखार सकते हो होपफुली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। काफ़ी बात कर ली हमने। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी ये सबसे छोटी साइड है, ठीक है, और सी डी ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। अब इसमें देखो, ये इसमें क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो मैं कुछ नहीं पता। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि ए डी के अपोजिट, ए बी के अपोजिट वाली साइड, तो ए बी के अपोजिट वाली साइड ही कोई नहीं होगी। तो इसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा ना, इस ट्रायंगल को 2 क्वाड्रिलेटरल में डिवाइड करना पड़ेगा। किसमें? 2 क्वाड्रिलेटरल में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो आप मुझे बताओगे कि कैसा अपना दिमाग लगा सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो इसमें अपन ऐसा कर सकते हैं कि ए सी को अगर ज्वाइन कर दें, क्योंकि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी पूछ रहा है ना, तो ऐसा करते हैं
कि एक बार हम AC को ज्वाइन करके देखते हैं। यार ये गलत बन गई है, ये हमने AC को ज्वाइन किया, ठीक है, समझ को लो ये AC ज्वाइन कर लिया। ये अब ये क्या है, देखो AB क्या है, AB, अब आप नोटिस करो कि AB सबसे छोटी साइड है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो AB इस ट्रायंगल ABC के अंदर भी सबसे छोटी साइड रहेगी। बात समझ रहे हैं? यानी AB इस पूरे ट्रायंगल के अंदर भी सबसे छोटी साइड रहेगी। तो ये एंगल भी अपन मार्क कर लेते हैं ताकि सिंपल रहे, 1 2 3 और 4। तो AB अगर इस ट्रायंगल ABC के अंदर सबसे छोटी साइड रहेगी, क्योंकि कह रहा है कि AB और CD जो है ना, AB सबसे स्मॉलेस्ट साइड है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो AB स्मॉलेस्ट साइड ट्रायंगल के अंदर भी रहेगी, यानी BC AC से छोटी रहेगी। तो AB के अपोजिट जो साइड है अगर अपन कंपेयर करें AB और BC, यानी अपन ये कह सकते हैं कि AB इज लेस देन BC, कह सकते हैं ना स्टूडेंट? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि AB सबसे छोटी साइड है, तो BC तो क्या सबसे छोटी होगी। तो अगर AB के अपोजिट जो एंगल है यानी एंगल 4 वो भी छोटा होगा एंगल 1 से, है ना। अगर AB सबसे छोटी साइड है तो AB के अपोजिट साइड एंगल 4 जो होगा वो भी BC के अपोजिट साइड एंगल 1 से तो छोटा ही होगा। एक तो ये समझ में आया। इसी तरह ट्रायंगल आप देखें, कौन सा ट्रायंगल ADC, अब इसके अंदर ADC जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ना, CD ये सबसे बड़ी साइड है, यानी CD से सारी साइड छोटी होंगी, ये कहना है ना CD से लॉन्गेस्ट साइड। तो CD अगर सारी सबसे बड़ी साइड है तो जो इसका कंपैरिजन है यानी 2 और 3 में कंपेयर करना, तो 3 के अपोजिट वाली एंगल साइड कौन सी, AD, वो AD से भी बड़ी होगी। भाई CD सबसे बड़ी है तो AD से तो ऑब्वियस ही बात है बड़ी होगी ना, CD सबसे बड़ी तो AD से भी बड़ी होगी। तो अगर AD CD से छोटी है तो AD के अपोजिट साइड कौन सी है, वो है 3। तो एंगल 3 जो है और DC के अपोजिट साइड कौन सा, AD के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 3, और DC के अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 2, वो इनमें भी ये रिलेशन हो जाएगा, एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2। ये चीज़ समझ में आई? हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल ABC के अंदर एक दो साइड्स को कंपेयर किया, AB और BC। क्यों? क्योंकि AB कह रहा था कि सबसे छोटी साइड है, तो BC से भी छोटी साइड होगी, तो AB के अपोजिट एंगल 4 और BC का अपोजिट एंगल 1 में ये रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि AB सबसे छोटी है तो उसके अपोजिट एंगल 4 छोटा होगा, BC जो उसके अपोजिट एंगल 1 है। इसी तरह ट्रायंगल ADC के अंदर हमें ये पता है कि CD सबसे बड़ी साइड है, तो CD को हमने कंपेयर किया AD से, CD बड़ी है तो AD से ही बड़ी होगी, तो AD सबसे छोटा हुआ ADC के अंदर यानी CD के मुकाबले, तो AD के अपोजिट एंगल जो है 3 वो CD के अपोजिट एंगल 2 से छोटा ही होगा। अब ये दो जो इक्वेशन आई है ना, इन दोनों इक्वेशन को अपन ऐड कर लेते हैं। क्या आई है हमारे पास, आया कि एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 और एंगल 3 इज लेस देन एंगल 2। इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा, एंगल C ये पूरा, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल A। तो यहाँ से पहला पार्ट तो ये प्रूफ हो गया कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। बहुत सिंपली एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको? अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो ये सब अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर देख लो, है ना, पॉज करके रिवाइंड कर लो। तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C हो गया। अब मैं वापस से सब चीज़ मिटा रहा हूँ, अब दूसरा पार्ट प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना। दूसरा पार्ट भी वैसे ही प्रूफ हो जाएगा जैसे हमने अभी पहला पार्ट प्रूफ किया है, ठीक है। देखो अब हम क्या ज्वाइन करेंगे, B और D है ना, तो B और D को ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। ये हमने B और D को ज्वाइन कर दिया। अब ये देखो इसमें हमने नाम दे दिया 1 2 3 और 4, ठीक है। अब आप नोटिस करें ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD, AB सबसे छोटी साइड है तो AB को अपन किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो AB को हम AD से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो AB सबसे छोटी है तो AB अगर सबसे छोटी है तो सबसे छोटी किसी से भी छोटी हो सकती है, यानी AD से भी छोटी हो सकती है ना। AB सबसे शॉर्टेस्ट साइड है तो AD से भी कंपेयर करोगे तो AD से छोटी आएगी। अब AB के अपोजिट एंगल जो है 4, अगर AB सबसे छोटी साइड है तो इसके अपोजिट एंगल भी छोटा होगा किसी भी साइड के अपोजिट एंगल से, तो AD के अपोजिट एंगल 1 से छोटा होगा। ये हमने पहली इक्वेशन बना ली। और इसी तरह ट्रायंगल BCD कंसीडर कर लो। BCD के अंदर लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, CD, तो CD को कंपेयर करना है किससे, एंगल 3 के अपोजिट साइड यानी BC से। ये देख के हम आइडिया लगा रहे हैं ना, 3 के अपोजिट साइड BC से, तो CD सबसे बड़ा है तो BC से भी बड़ा होगा, तो यानी BC छोटा हो गया CD से, तो BC के अपोजिट एंगल जो कि 3 है वो भी CD के अपोजिट एंगल जो कि 2 है से छोटा होगा, है ना। सबसे बड़ा एंगल का अपोजिट एंगल, सबसे बड़ी साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होगा ना सबसे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड कर देने का है। एडिंग के लिए मैंने हमेशा बताया कि साइन ऑफ ग्रेटर एंड लेस देन
एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आप इनको ऐड करोगे, एंगल 3 + 4 और ये आएगा एंगल 1 + एंगल 2। तो एंगल 1 + एंगल 2, एंगल 3 + 4 कितना हो रहा है? एंगल डी। और एंगल 1 + एंगल 2 कितना हो रहा है? एंगल बी। तो बी और डी में ये रिलेशन आ रहा है, यही प्रूव करना था, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। तो यहाँ पे भी यार एंगल बी जो है एंगल डी से तो बड़ा है, हैंस प्रूफ्ड। सिंपल हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था। एक बार हमने ए सी को ज्वाइन करके पहला पार्ट प्रूव किया कि ए बड़ा होगा सी से, और फिर हमने बी डी को ज्वाइन करके दूसरा पार्ट प्रूव किया। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। अगर पूरा ही समझना तो एक बार वापस से इसको इसको पॉज करके रिवाइंड करें। ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 7.51 ये फिगर है, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो ये है पी आर और वो पी क्यू है। तो यहाँ से अगर अपन एक रिलेशन निकाल लें, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, तो ये क्या हमें देगा? पूरे ट्रायंगल में आप नोटिस करो, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो इससे ये पता चलेगा कि जो पी आर के अपोजिट वाला एंगल है यानी क्यू, वो बड़ा होगा पी क्यू के अपोजिट वाला एंगल यानी एंगल आर। ये सिंपल ही आ रहा है ना। और दूसरा कह रहा है कि पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। एक और चीज है कि ये जो है ना एंगल क्यू पी एस, वो एंगल आर पी एस के बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है, एंगल क्यू पी एस है वो एंगल आर पी एस के बराबर है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो ये दोनों एंगल तो हमें बराबर मिल गए। तो आप कैसे करेंगे? क्यू पी एस और आर पी एस बराबर हो गए, तो इसमें अपन ऐसा करेंगे ना, एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी? एक्सटीरियर एंगल वाली। नोटिस करो कि ट्रायंगल पी क्यू एस जो है ना, ट्रायंगल पी क्यू एस, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया। ध्यान देना, रेड में मैं मार्क कर रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल पी क्यू एस का एक्सटीरियर एंगल में प्रॉपर्टी लगाई, तो इसका अंदर एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी का सम ऑफ द इंटीरियर एंगल के अपोजिट के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस के अंदर एक्सटीरियर एंगल पी एस क्यू जो है, ये वाला एंगल पी एस आर, पी एस आर, ठीक है ना, ये सम के बराबर होगा किसके? इन दोनों एंगल के, एंगल क्यू पी एस के और एंगल क्यू के, है ना। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज exterior angle is equal to the sum of the opposite two interior angles. Exterior angle is equal to the sum of opposite two interior angle. इसी तरह ट्रायंगल PSR के अंदर भी आप नोटिस करें एंगल, ठीक है ना। इस बार कौन सा एक्सटीरियर एंगल लगा? PSR के लिए PSQ। तो ये हमने PSQ लिखा। एंगल PSQ किसके बराबर होगा? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल यानी एंगल RPS प्लस एंगल R, एंगल RPS प्लस एंगल R के बराबर होगा, ठीक है ना। अब आप नोटिस करें कि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, ठीक है ना। अब ये एंगल और ये एंगल तो बराबर है, यानी अगर ये, बहुत आराम से समझना कि ये अगर 30 डिग्री है और तो ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। और ये Q अगर एंगल R से बड़ा है, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, यही है ना। Q R से बड़ा है तो हमने ऐसे लिख लिया। ये तो यहाँ पे गिवन है QPS और RPS बराबर है, और ये अगर 70 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। अब मुझे बता दो कि PSR और PSQ में क्या रिलेशन होगा, ऐसे सोच के बता दो PSR और PSQ में क्या रिलेशन होगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप इनको ऐड कर लो, कोई इशू नहीं आएगी, है ना। इनको ऐड कर लो। तो आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को आप आराम से ऐड कर सकते हो। किन दोनों इक्वेशन को? जैसे कि यहाँ पे दिख ही रहा है कि 70 + 30 क्या रहा 100 और ये 30 + 60 क्या रहा 90। तो PSR बड़ा होगा PSQ से, हो गया प्रूफ। और अगर नहीं, अगर इस तरह से नहीं जाने का है, तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल Q ग्रेटर देन है एंगल R से, तो दोनों तरफ हमने इक्वल एंगल ऐड कर दिया, तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंगल QPS और ये कितना आएगा? एंगल RPS, ठीक है ना, एंगल RPS। एंगल Q प्लस UPS, एंगल Q प्लस UPS कितना आ रहा है? एंगल PSR ग्रेटर एंगल साइन। और एंगल R प्लस एंगल RPS ये कितना आ रहा है? एंगल PSQ। तो यहाँ से भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड, बहुत सिंपली तरीके से, ठीक है ना। दोनों तरीके से प्रूफ कर दिया, यानी इसके अंदर हमने Q और Q ग्रेटर देन R था, इसमें हमने एंगल 2, ये इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दी। इक्वल एंगल दोनों तरफ तो ऐड कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर 5 इज ग्रेटर देन 3 है तो दोनों तरफ अपन कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ मैं +6 भी ऐड कर सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 11 इज ग्रेटर देन 9 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई इक्वल क्वांटिटी दोनों तरफ ऐड करोगे इनइक्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन ये चीज़ समझ में आ रही है आपको। एंगल Q R से बड़ा था, दोनों तरफ इक्वल एंगल ऐड किया तो हमारे एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया। तो यहाँ से ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है,
इस एक्सरसाइज का ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ऑप्शनल एक्सरसाइज आप छोड़ सकते हो, मैं हमेशा बताऊँ ऑप्शनल एक्सरसाइज स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं कि शो डैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट साइड। तो ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट हो जो ड्रॉन की हो गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, ठीक है ना, जो उस पर नहीं हो, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो सबसे छोटी साइड ना जो होगी वो परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये तो मतलब ऐसा है कि इसके अंदर हमें ये प्रूव करना है। देखो पहले लाइन बना लेते हैं, सपोज करो ये लाइन है ना। अब एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो इस लाइन पे नहीं हो, है ना, उस पॉइंट से जो इस लाइन पे नहीं हो। तो एक पॉइंट हम बाहर ले लेते हैं, सपोज करो ये पॉइंट P है। तो इस पॉइंट P से अगर हम लाइंस बनाते हैं तो सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइन बनेगी ना वो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। तो एज ये इस पे अपन शॉर्टेस्ट अगर बनाते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाएंगे? एक सेकेंड यार, ये यहाँ से क्यों नहीं बन रहा है? चलो यार यही बना लेते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई हमने एक, और भी लाइन सेगमेंट बन सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो PM होगा, ना कि PN। यानी और भी लाइन बन सकती है ना, ऐसे P इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करोगे तो एक और लाइन, फिर ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स की लाइन बन सकती है। लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा? परपेंडिकुलर वाला, यानी PM, यानी PM इज शॉर्टेस्ट। तो कंपेयर कर लो PM को PN से, बस ये कर लेना कि PM सबसे शॉर्टेस्ट होगा। तो ये बहुत आसान है। कैसे? ये 90 डिग्री है तो पता है कि परपेंडिकुलर है ना। और ये एंगल जो भी होगा, सपोज करो एंगल N है, तो एंगल M से तो छोटा होगा क्योंकि ट्रायंगल PMN एक 90 राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके अंदर अगर एंगल M 90 डिग्री है तो एंगल N और एंगल P का सम 90 डिग्री आएगा। ये तो पहले अभी इसी एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब अगर एंगल M 90 डिग्री है तो एंगल N 90 से तो छोटा होगा क्योंकि N और P का सम 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे M ही अकेला 90 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब एंगल M जो है वो एंगल N से बड़ा होगा। तो एंगल M के अपोजिट साइड कौन सी हो गई? PN। वो हमारी N की अपोजिट साइड यानी PM से बड़ी होगी। तो देखो PM जो परपेंडिकुलर साइड है वो आ रही है छोटी, PM इज लेस देन PN। और ऐसे आप और भी केस ले सकते हो, और भी केस ले सकते हो। तो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि PM जो होगा ना सबसे छोटी साइड ही आएगी। तो हैंस PM इज अ शॉर्टेस्ट साइड। अब ये कह सकते हो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, हैंस प्रूव्ड। ये आप कैसे करते हो? ऐसे बात समझ लो। जितने भी राइट एंगल बनेंगे उसमें परपेंडिकुलर साइड क्या होती है? सबसे छोटी होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर होगी। सॉरी, राइट एंगल के अंदर नहीं, मैंने यहाँ पे गलत बोला है। जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस होंगी किसी पॉइंट से टू द लाइन सेगमेंट वो छोटी होंगी, बाकी अदर लाइन से जो उस पॉइंट से हमने उस लाइन सेगमेंट में बनाई है, ये हमें प्रूव करना, तो हमने प्रूव कर दिया। फिर भी ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बाकी रह रही है तो वो मुझे कांटेक्ट करें, और जूम पे भी पूछ सकते हैं। पर्सनल जूम सेशन भी सजेस्ट करता हूँ मैं आपको कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या, और अगर कोई दिक्कत होगी तो उसकी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज लेक्चर। टेक केयर, बाय, थैंक यू।